गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको एक पत्र डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि मैंने लिखवाया हुआ है, फिर भी अगर नहीं लिखा हुआ तो आप इसको फिर से मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसको उतारें और याद करें। क्योंकि देखो बेटा कि आपको सेल्फ स्टडी करना है और याद करते जाना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा जो है वो होगी। भले आप 9th में हैं और 9th की भी परीक्षाएं होगी। 9th में पास होंगे तो ही 10th में आओगे, ठीक है। तो छात्रवृत्ति का पत्र मैंने लिखवाया था एक में, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। इसको उतारेंगे कि माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर नगर भोपाल, छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। अगर आपके पास लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा जहाँ तक है सब बच्चों ने लिखा हुआ है। 9th के बच्चों ने भी लिखा है, 10th के बच्चों ने भी लिखा है। फिर भी आप इस पत्र को फिर से देखिएगा, अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। महोदय सविनय निवेदनम यत् हम जनतस्य, मैं विनम्रता से आपका निवेदन करता हूँ कि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे जो है समम शिक्षा अर्थम, वो मेरी पढ़ाई के लिए प्रति माह की शुल्कम दातुम असमर्था अस्ति, कि हर महीने के फीस भी देने में असमर्थ है। अतः इसलिए श्रीमान जी मह्यम छात्रवृत्ति दापयन्तु, मुझे छात्रवृत्ति दे दीजिए, अर्थात मेरी फीस माफ कर दीजिए। इति प्रार्थे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। भवंता शिष्य, आपका शिष्य या शिष्य आवासा 8 क्लास वाले 8वीं कक्षा लिखेंगे, 9th वाले 9वीं कक्षा, 10th वाले 10वीं कक्षा लिखेंगे, ठीक है। और आज मैं 9th क्लास को कृदंत समझा रही हूँ व्याकरण में। और जो अवयव उपसर्ग है 8th मैंने कराए थे, आप देखेंगे 9th की बुक में भी पीछे आ जाएंगे तो 9th के बुक में भी अवयव और उपसर्ग दिए हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको 22 के 22 उपसर्ग याद होने चाहिए। 8th में आपको मैंने लिखवाए भी हुए कॉपी में। फिर भी आप अगर नहीं है तो आपकी 9th की बुक में फिर से हैं। ये जो है आपका है पेज नंबर 113, पेज नंबर पे आएंगे। उसमें आपका लेसन का नाम है अव्यय परिचय। सबसे पहले उन्होंने अव्यय परिचय में जो है उपसर्ग दिए हुए हैं 22, फिर उनका प्रयोग करना सिखाया हुआ है। क्योंकि ये 10th बोर्ड में 9th में आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। और इसी तरह से अवयव हैं, उनको अर्थ दे करके वाक्य में उपयोग करना सिखाया हुआ है। तो ये आप सारे के सारे इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। आज मैं आपको थोड़ा सा कृदंत के बारे में आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। तो कृदंत में सबसे पहले हमें ये कृदंत शब्द का अर्थ आना चाहिए। तो अब ये शब्द देखेंगे कि ये कृदंत जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, कृत और देखो द किसी वर्ड का तीसरा अक्षर आया हुआ है तो कृत हो गया, और इसके बाद पीछे क्या बचा, अ और अंता, कृत प्लस अंता। अब कृत मतलब करना, क्री मैंने क्या होता है, करना। अब इसको क्योंकि व्याकरण का विषय पढ़ रहे हैं तो हम जो है इसको व्याकरण की दृष्टि से ही इसका अर्थ निकालेंगे।
क्रिया का अर्थ होता है करना। करना मतलब कि उसमें कोई हलचल हो रही है। कोई भी हम काम करते हैं तो वो हमें दिखता है, हलचल होती है। तो इसी से हम कर लेंगे कि जहाँ पर किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको हम कृदंत कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। और इसी को संस्कृत में क्रिया को हम धातु कहते हैं, क्योंकि करने वाला, यहाँ पर करने वाला 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार के पुरुष हो सकते हैं। या तो वो फर्स्ट पर्सन, मैं काम करूं, तुम काम करो और वह काम करे। 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। तो इसको हम जो है धातुओं में ले लेते हैं। और जो काम करना होता है ये वर्तमान और 3 ही काल में किया जाता है। कितने काल में किया जाता है? 3 काल में। वर्तमान काल में भी काम किया जाता है, भूतकाल में भी काम किया जाता है और भविष्य में। तो ये कृदंत का मतलब क्या है कि लकारों के अलावा भी जो क्रियावाचक शब्द होते हैं उन पे कुछ विशेष प्रत्यय लग जाते हैं और उनका अर्थ विशिष्ट हो जाता है। तो वो केवल उसी अर्थ के लिए किसी भी लकार में प्रयोग होते हैं, किसी भी काल में प्रयोग होते हैं। आज मैं आपको कट प्रत्यय सिखाती हूँ। कट। अब ये जो प्रत्यय होते हैं ये पूरे के पूरे धातु के साथ नहीं लगते। इसमें से कुछ हिस्सा लगता है और कुछ विलुप्त हो जाता है। तो कब विलुप्त होता है और कब लगता है? जब हम धातु के साथ लगाएंगे तो विलुप्त वाले हिस्से को लगाएंगे, और जब धातु से अलग करेंगे तो जो हमने शब्द अक्षर विलुप्त किया है उसको मिला करके हम लिखते हैं। क्लियर हो गया? आज हम कट प्रत्यय कर रहे हैं। अब कट क्या होता है? क का लोप हो जाता है, क का लोप हो जाता है, बचता है त। क्या बचता है? त। ये कट प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है, ये जैसे अपने एक अक्षर से अलग होता है तो ये 3 प्रकार के कालों से जो है लिंगों से प्रयोग हो जाता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक में। केवल यही एक ऐसा प्रत्यय है जो पुल्लिंग में भी लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी लगा सकते हैं और इसे नपुंसक में भी लगा सकते हैं। ये भूतकाल के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? भूतकाल के लिए। भूतकाल क्या हो गया संस्कृत में? लंग लकार। कौन सा लकार हो गया? लंग लकार। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या है कि जैसे ही ये त बचा तो ये अगर पुल्लिंग में लगाना है तो इसको विसर्ग कर देंगे, स्त्रीलिंग में लगाना है तो आ की मात्रा लगा के इस्तेमाल होगा, और नपुंसक में लगाना है तो पीछे मौन लग जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन इसका मूलभूत एक ही है, कट प्रत्यय है। हमें ये नहीं कहना कि ये पुल्लिंग में क्यों हुआ, स्त्रीलिंग में क्यों हुआ। लड़के के साथ ही इस्तेमाल करना है कि रामा गता, और कौन से काल में इसका इस्तेमाल होना है? भूतकाल में। तो जो समय बीत चुका उसमें इसका इस्तेमाल होना है। जैसे रामा गता, रामा गता। अब देखो साफ दिख रहा है कि राम लड़का है, इसलिए इसमें भी विसर्ग आ गई। और मैं स्त्रीलिंग का प्रयोग करती हूँ तो लता गता, लता गता। ठीक है? और नपुंसक में किया तो यानम गतम, गाड़ी गई। इज इट क्लियर? तो हमको इसमें वाक्य नहीं बनाने होते हैं, ये तो इसलिए आपको अर्थ बता दिया मैंने कि इसको जब हम वाक्य करते हैं तो किस तरह से इनको हम वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको वाक्य बनाने नहीं आते हैं, आपको तो सिर्फ ये प्रत्यय लगाने के लिए आते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसमें आपकी बुक का अपना पेज नंबर 111 देखेंगे। ठीक है? उसमें सबसे पहले कट प्रत्यय है।
और मैं अभी ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ दो दो एग्जाम्पल जो आपके बुक में है उसी को करेंगे। उदाहरण के लिए क्या आया, पठिता। क्या एग्जाम्पल आया, पठिता आ गया। अब इसमें आपको आएगा कि आदो लिखित क्रीदंते धातु प्रत्ययम पृथकम कुरुता। इस तरह से प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में, चाहे वो पैराग्राफ में भी कई दफा उस पैराग्राफ में कोई ऐसा ग्रामर का शब्द आ जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो पोइट्री में पूछें चाहे हम उसको लिटरेचर में पूछें, तो 5वां जो प्रश्न होता है वो 99.5% व्याकरण का होता है। तो उसमें जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्रामर के विषय में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो अब यहाँ पठिता आया, क्या आया, पठिता। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको धातु और प्रत्यय निकालना है। अब ये जो कृदंत होते हैं, ये जो कृदंत होते हैं, अगर हमारी धातु परिवर्तनशील नहीं होती, परिवर्तनशील नहीं होती, परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है कि जैसे भू धातु है, भू धातु कैसे होकर चलती है, भवती भवता भवंती, ऐसे तो नहीं चलती, भूति भूता भुंती नहीं चलती है ना। तो ये होगी परिवर्तनशील धातु। और दूसरी होती है अपरिवर्तनशील धातु। उदाहरण के लिए पठ धातु है, परिवर्तनशील धातु जैसे होगी आपकी भू धातु है, नी धातु है, जी धातु है, पा धातु है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने बेसिक वर्ड के ऊपर नहीं चलती है, थोड़ा परिवर्तित होकर चलती है। पा है तो पिबती पिबता पिबंती, जी है तो जयती जयता जयंती, नी है तो नयती नयता नयंती, और भू है तो भवती भवता भवंती। और दूसरी धातु होती है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। अब इसमें क्या होता है, जैसे पठ है, लिख है, क्रीड है, बहुत सी धातुएं है ना, ये एज इट इज लिखी जाती है, एज इट इज इनको कंजुगेट कर लेते हैं, पठती पठता पठंती। केवल जो धातु के नीचे हलंत होता है, क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं ये 10 गणों में विभक्त होती हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में केवल भवादिगण है, चुरादिगण है, दिवादिगण है। तो अभी जो है आपको भवादिगण पढ़ाया जाता है कि क्या होता है, धातु में जो जब हलंत होता है, जब हम उसको कंजुगेट करते हैं लकारों में, तो ये अलग से होके लिखा जाता है, इसका हलंत हट जाता है। ये क्यों हट जाता है, क्योंकि भवादी गण का विकरण जो होता है, सिंबल जो है भवादी गण की धातु, कौन सी गण की धातु, भवादी गण क्या है, इनके सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल, चिन्ह होते हैं। तो हमने वर्ब तो वही रहेगा, उसको जिस भी गण में हम कंजुगेट करेंगे उसका सिंबल ले लेंगे, उसको जोड़ करके शब्द बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम काल लगा लेते हैं, चाहे वर्तमान काल में प्रयोग करें, चाहे भूतकाल में करें, चाहे भविष्य में करें, ठीक है। तो अब भवादी गण का विकरण क्या है, अब क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ, धातु क्या थी, पठ, धातु क्या है हमारी, पठ, हलंत है। अब मुझको भवादी गण में चलानी है, क्योंकि बिना गणों के लकार चल नहीं सकते, बिना गणों के, बिना चिन्हों के लकार चलते नहीं है। तो भवादी गण के से तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ अलग जो है दूसरे गण मिलते जाते हैं, लेकिन आ तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पठ प्लस आ, तो क्या बन गया, पठ, हलंत हट गया, हो गया। अब इसको हमने वर्तमान में कर लिया, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, और ये सबके साथ चिन्ह लगेगा, ऐसा नहीं कि शुरू में लगेगा। हम चाहे वर्तमान काल में लगाएं, चाहे भूतकाल में पढ़ाएं, चाहे भविष्य में, इसमें आपका चिन्ह जो है हट जाएगा और ठा के नीचे हलंत नहीं आएगा। इज इट क्लियर। तो अब ये देखेंगे, कात एग्जाम्पल देख लो। अब जब इसको, अब हम जो है ये धातु जो है हम कृदंतों में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, कृदंतों में। तो इसकी पहचान क्या होता है कि जो अपरिवर्तनशील धातुएं होती हैं उसमें
सबसे पहले छोटी ई लगती है धातु के आखिरी अक्षर पर। अब धातु क्या है? पट, है ना? तो मुझे क्या इसमें कन्वर्ट करना है? मेरे को एग्जाम में आपको आ जाए कि पट से कट करके लगाइए, पट से कट करके लगाइए। तो क्या करेंगे हम? अब यहाँ विकरण नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ काल नहीं हमने देखना है ना? तो अब इसमें क्या लग जाएगा? क्योंकि हम इसको पट धातु को कालों में नहीं पढ़ रहे, हम इसको जो है कृदंत में पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस में पढ़ रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि इसका, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील धातु है, पट क्या है? अपरिवर्तनशील धातु है, तो इसमें क्या लग जाएगा? ई। और ये केवल कट में नहीं, हम ढेर सारे पढ़ेंगे आगे प्रत्यय सब में। जो अपरिवर्तनशील धातुएं होती हैं उसमें छोटी ई लगती है, और जो परिवर्तनशील धातुएं होते हैं उसमें ई नहीं लगती और छोटी ई लगेगी। अब हमको पट प्लस ई करना है, तो पहले पट का आखिरी अक्षर क्या था? ठ में लग गया छोटी ई, पटी। ठीक हो गया? अब कट का क्या लगेगा? क लोप हो जाएगा, का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा? ता, है ना? तो क्या आ जाएगा? पठिका। इसे क्लियर? क्लियर हो गया? ये आपका कट करते। अब यही इसको अगर तोड़ने का आ जाए तो कैसे तोड़ेंगे? फट, अब ई हट जाएगी क्योंकि हम उसको कृदंत में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लस त किसका था? कट का। तो यहाँ प्रत्यय किसका है? कट प्रत्यय का। इज इट क्लियर? आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पठिता, हसिता। अब उसके बाद अगला प्रत्यय आता है आपका कत्वतु। क्या आता है? कत्वतु। अब इसमें क्या आता है? क का लोप, उ का लोप, बचता है तवत। क्या बचता है? तवत। धातु के साथ तवत भी लग सकता है और तवान भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं केवल। और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें केवल त ही लगता है। ठीक है? तो अब चाहे तवत लगे या तवान लगे, बेसिक किसका है? कत्वतु का। अब मैंने इसी को पट धातु से मैं लगा देती हूँ, है ना? तो अब क्या हो जाएगा? मुझे तवत लगाना है, तो पहले धातु के साथ क्या करना है? क्योंकि मैं तवत किसमें पढ़ रही हूँ? कृदंत में, है ना? तो क्या लगाना पड़ेगा? ई। तो बन गया पठी, है ना? तो क्या आ गया? पठित हुआ। और इसको लगाना है तो पठित हुआ। अब एग्जाम में कोई भी आ सकता है, चाहे ये आए चाहे ये आए, ये भी तोड़ने को आ सकता है और ये भी तोड़ने को आ सकता है। तो कैसे टूटेगा? पट धातु, है ना? क्योंकि ई हट जाएगा, जब तोड़ेंगे तो ई हट जाएगा और जोड़ेंगे तो ई लग जाएगा। पट प्लस क्या आ जाएगा? ये तवान किसका आया था? तवत का। तवत किसका है? कत्वतु का। क्योंकि यहाँ जो बेसिक है वो तो अकेला ही है ना, उसी के 2 रूप हो सकते हैं, चाहे तवत होके लगे चाहे तवान होकर के। स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं ये, ठीक है? ये वीक वर्ब नहीं होते हैं। तो इसके साथ हमारा क्या है कि क्योंकि तवान किसका आया? तवत का। तवत किसका आया? कत्वतु का। तो क्या आ जाएगा? पट प्लस कत्वतु। और इधर भी पट प्लस, दोनों का सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि इधर का ये आ जाएगा कि तवान किसका लिखे हो, क्योंकि है तो कत्वतु का ही बना है। कत्वतु के ही 2 प्रकार बने हैं, लेकिन कत में केवल त ही बचता है। सिर्फ क्या हो जाता है कि इसमें जेंडर बन जाता है ना? जेंडर क्या होता है? लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। तो ये आपको मैंने 2 ये प्रत्यय आज करा दिए हैं अपने, और बुक से ही आपको एग्जाम्पल अभी याद करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, इतना ही याद करते जाओ, मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।